सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार रैंकर्स गुरुकुल में। तो कल 26 जनवरी यानी कि रिपब्लिक डे है और रिपब्लिक डे के लिए मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए एक खास पेशकश। और इस आपकी वीडियो में हम लोग 26 जनवरी के इतिहास से लेके सारी चीज़ें जानेंगे। ये कुछ रिपब्लिक डे क्या होता है, क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, महत्व इसका क्या है, हिस्ट्री इसकी क्या है, सारी चीज़ें हम जानेंगे रिपब्लिक डे के बारे में। लेकिन ये हम क्यों जानेंगे और इससे हमें क्या फ़ायदा होगा इंग्लिश में, तो इन सभी चीज़ों से को मिला के हमने एक कहानी टाइप आपके लिए तैयार की है, जिस कहानी की मदद से आप बहुत सारी वोकैबुलरी हम आपको सिखाने वाले हैं। तो एक जबरदस्त वोकैबुलरी की क्लास है, रिपब्लिक डे स्पेशल वोकैबुलरी आप इसको बोल सकते हैं। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम सबसे पहले आपको ये करना है कि जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और हर जगह शेयर कर देना है। जो भी आपके यार प्यार परिवार दोस्त जो भी लोग हैं, जल्दी से सभी तक इस वीडियो को पहुंचा दीजिए। और फिर शुरू करेंगे भाई आज की वीडियो को, तो जल्दी से शेयर करेंगे। देखिएगा भाई, शुरुआत करेंगे हम यहाँ से कि रिपब्लिक डे जो आपका है इसका ये है क्या। गणतंत्र दिवस, ध्यान दीजिएगा, दो दिवस होते हैं आपके। एक होता है इंडिपेंडेंस डे जो कि 15 अगस्त होता है, जिसको हिंदी में स्वतंत्रता दिवस कहते हैं। एक होता है गणतंत्र दिवस रिपब्लिक डे जो कि 26 जनवरी को मनाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, रिपब्लिक का मतलब क्या है। रिपब्लिक का मतलब है कि एक ऐसा राष्ट्र जिसका हेड जो है वो चुना जाता है। और इंडिपेंडेंट का मतलब क्या होता है। इंडिपेंडेंट का मतलब एक ऐसा देश जो आज़ाद है, उस पर किसी भी बाहरी शक्ति का कोई दबाव नहीं है। ठीक है, तो गणतंत्र दिवस भारत का एक राष्ट्रीय पर्व यानी कि नेशनल फेस्टिवल है जो प्रतिवर्ष 26 जनवरी को मनाया जाता है। तो एक तो वर्ड आपका आ गया राष्ट्रीय पर्व यानी कि नेशनल फेस्टिवल, जिसको हम बोल सकते हैं। मनाया जाना, कोई चीज़ अगर हम मनाते हैं तो इंग्लिश में बोलते हैं कि हम सेलिब्रेट कर रहे हैं। सो सेलिब्रेट करना एक वर्ब है, इसका एक नाउन फॉर्म होता है सेलिब्रेशन। सो सेलिब्रेशन नाउन है। ठीक है, इस वर्ष 2024 में भारत का 74वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है। कौन सा मनाया जा रहा है? 74th। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन वर्ष 2024 के मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट है जी। मुख्य अतिथि को इंग्लिश में कहते हैं चीफ गेस्ट। इसी दिन सन 1950 को भारत सरकार अधिनियम यानी कि अधिनियम को इंग्लिश में एक्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्ट 1935 वाला। उसको हटाकर, किसी चीज को जब हम हटाते हैं कानून में तो हम उसको इंग्लिश में बोलते हैं एब्रोगेट करना। क्या बोलते हैं? एब्रोगेट करना। अभी रिसेंटली मैंने वोकैब वंडर्स पे इसको पढ़ाया भी था। एब्रोगेट को ऐसे करके बताया था मैंने, ए मतलब अ ब्रो गेट आउट, ए ब्रो गेट आउट, ए ब्रो गेट आउट, इस तरीके से मैंने समझाया था। तो यानी कि एक लड़की होती है, वो अपने मतलब जो भी उसका था बॉयफ्रेंड बोल रहे हैं या जो भी है, उससे ब्रेकअप करती है और बोलती है कि ए ब्रो गेट आउट। तो अब तक रिलेशनशिप में थे, एकदम से ब्रो बोल दिया और गेट आउट बोल दिया, तो क्या कर दिया? उसको हटा दिया। तो एब्रोगेट करना यानी कि हटा देना। इस तरीके से ट्रिक से हम सारी वोकैबुलरी आपको पढ़ाते हैं। ठीक है, उसके अलावा भारत का संविधान, भाई ध्यान दीजिएगा, संविधान को कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। बहुत सिंपल सा वर्ड है। संविधान सभा को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बोलते हैं। उसके अलावा लागू करने के लिए आपका वर्ड होता है इंप्लीमेंट करना। किसी चीज को अगर इंप्लीमेंट कर दिया यानी कि हमने लागू कर दिया। इंप्लीमेंट आपकी वर्ब होती है और यहीं से एक नाउन बनता है इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन आपका नाउन बन जाता है। ठीक है, तो इंप्लीमेंट किया गया था इसको, हमारे संविधान को। भारतीय संविधान के रचयिता, रचयिता बोले तो जो जिन्होंने लिखा है। देखो, रचयिता के लिए आप राइटर वर्ड यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन को राइट नहीं किया जाता है। कॉन्स्टिट्यूशन को हमारे को ड्राफ्ट किया गया था। तो जो ड्राफ्ट करता है उसको हम क्या बोल सकते हैं? ड्राफ्टर बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? ड्राफ्टर। जैसे म्यूजिक वगैरह जो करा जाता है उसको कंपोज किया जाता है। वो भी लिखने का ही काम है, लेकिन उसको कंपोज किया जाता है। तो जो कंपोज करता है उसको कंपोजर बोल देते हैं। लेकिन यहाँ पे क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बनाया गया था और इसीलिए इसको क्या बोल देते हैं? इनको बोल दिया जाएगा ड्राफ्टर, हम बोल सकते हैं। ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कहे जाते हैं, उनको कॉन्स्टिट्यूशन के रचयिता कहा जाता है, क्योंकि वह प्रारूप समिति, और प्रारूप समिति को इंग्लिश में बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमिटी। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, 7 मेंबर थे उसमें, और ये उसके अध्यक्ष थे। इसके अलावा अगर हम बात करें आगे, 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस समारोह। कोई भी समारोह अगर है आप उसको ओकेजन बोल सकते हैं इंग्लिश में, बहुत सिंपल सा वर्ड है। ठीक है, पर भारत के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया द्वारा भारतीय राष्ट्रध्वज, राष्ट्रध्वज का मतलब होता है नेशनल फ्लैग,
फ्लैग यानी झंडा, नेशनल यानी कि राष्ट्रीय, को फहराया जाता है। ध्यान दीजिएगा, इसको अनफर्ल करना कहते हैं। फहराने का मतलब होता है अनफर्ल करना, ये आपकी वर्ब होती है। ध्यान दीजिएगा, झंडा फहराने के लिए दो शब्द आपके आते हैं, एक होता है होइस्ट और एक होता है अनफर्ल करना। मैंने रिसेंटली इस पर एक शॉर्ट भी बनाया है। अनफर्ल हम करते हैं 26 जनवरी पे और होइस्ट करते हैं 15 अगस्त पर। होइस्ट करने में क्या होता है, मान लीजिए ये पोल है, झंडा यहाँ बंधा हुआ है, जब उस रस्सी को खींचा जाएगा तो झंडा यहाँ से ऊपर तक जाएगा इस तरीके से, और ऊपर पहुंच के झंडा फहरता है। इसको बोलते हैं होइस्ट करना। अगर हम इसको होइस्ट करना बोल रहे हैं तो अनफर्ल क्या है, अनफर्ल करने में क्या होगा, झंडा यहाँ पे पहले से बंधा हुआ है, जब रस्सी को खींचते हैं तो झंडा फहरता है, इसको अनफर्ल करना कहते हैं। ऐसा होता क्यों है, देखिएगा, स्वतंत्रता दिवस के दिन क्या होता है, हम ये मान के चलते हैं कि नए देश की इमरजेंस है, एक नया देश बना, एक देश के पास में स्वायत्तता आई है, एक देश आज़ाद हुआ है। आज़ाद हुआ है तो उसका झंडा जो नीचे था, जो किसी के अधीन था, जो किसी के अधीन था, अब वो अधीनता से निकल के ऊपर उठा, और ऊपर उठा तो वहां पे हम ये दिखाते हैं कि इस बार हम आज़ाद हो गए, हमारा झंडा यहाँ से और यहाँ टॉप पर पहुंच गया। यानी कि ये आज़ादी का प्रतीक है झंडे को होइस्ट करना। लेकिन जब हम 26 जनवरी की बात करें, रिपब्लिक डे की बात करें, तो ऐसे केस में हम झंडे को अनफर्ल करते हैं। झंडा पहले से ऊपर है, लेकिन अब तक कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, झंडा बंद है। जैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन आता है तो झंडा हमारा पूरा खुल के और लहराने लगता है। तो ये हमारे गणतंत्र दिवस को दिखाता है। बात समझ आई, दोनों में मीनिंग का फर्क समझ होना चाहिए, और ऐसा होता क्यों है इसका रीजन भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो फहराया जाता है। इसके बाद सामूहिक रूप से यानी कि कलेक्टिवली खड़े होकर, कलेक्टिवली यानी कि एक साथ खड़े होकर राष्ट्रगान यानी कि नेशनल एंथम गाया जाता है। ध्यान दीजिएगा, राष्ट्रगान को गाने के लिए जनरली हम कहते हैं कि उसको रिसाइट करा जा रहा है। देखो, जब हम कोई चीज गाना बाना मतलब बजा बजू के जो म्यूजिकल उसमें गाते हैं तो सिंग करते हैं, लेकिन जब किसी चीज को एक तरीके से बोला जाता है, जैसे पोइट्री को रिसाइट करा जाता है, ऐसे ही नॉर्मली राष्ट्रगान को भी रिसाइट करते हैं। हालांकि जो हमारा नेशनल सॉन्ग है, राष्ट्रगीत जो है हमारा, उसको, जो वंदे मातरम है, जो कि बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा, उसको बेसिकली हम क्या करते हैं, सिंग करते हैं। यहाँ पर रिसाइट, हालांकि राष्ट्रगान को सिंग भी किया जा सकता है, उसमें भी कोई गड़बड़ नहीं है। तो दोनों वर्ड आपको पता होने चाहिए। ठीक है, उसके अलावा फिर राष्ट्रीय ध्वज यानी कि तिरंगा को सलामी, सलामी यानी कि सल्यूट दिया जाता है। सो सलामी शस्त्र करके जो सलामी देते हैं वो सल्यूट दिया जाता है। ठीक है, गणतंत्र दिवस को पूरे देश में, विशेष रूप से भारत की राजधानी दिल्ली में बहुत उत्साह, उत्साह का मतलब है एंथुजियाज्म। क्या होता है भाई, एंथुजियाज्म, ये एक नाउन है, एंथुजियाज्म। इसके लिए एक आपका एडजेक्टिव भी होता है एंथुजियास्टिक। ठीक है, एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक आपका एडजेक्टिव होता है। एंथुजियाज्म के साथ मनाया जाता है। इस अवसर यानी कि ओकेजन पर, इस अवसर के महत्व को, महत्व यानी कि इंपॉर्टेंस, और अवसर यानी कि ओकेजन को चिन्हित करने के लिए, यानी कि मार्क करने के लिए, टू मार्क द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस ओकेजन, इस अवसर की इंपॉर्टेंस को मार्क करना यानी कि उसको चिन्हित करने के लिए हर साल राजपथ पर एक भव्य यानी कि ग्रांड, राजपथ को ऑफिशियली कर्तव्य पथ बोला जाता है, जिसको इंग्लिश में लाइन मतलब पाथ ऑफ ड्यूटी बोल देते हैं, राजपथ को लाइन ऑफ ड्यूटी भी बोला जाता है वैसे। ठीक है, एक भव्य यानी कि ग्रांड परेड इंडिया गेट से राष्ट्रपति भवन तक राजधानी नई दिल्ली में आयोजित यानी कि ऑर्गेनाइज की जाती है। तो ये वाली बातें आपको भाई सारी समझ आई। जितने वर्ड्स थे एक बार जल्दी से सभी इन वर्ड्स को कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, कितने वर्ड्स आपने सभी ने सीखे। जल्दी से एक बार सभी लोग जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख देंगे कि कितने वर्ड्स आपने अभी सीखे। जल्दी जल्दी आगे बढ़ेंगे। इस भव्य परेड में भारतीय सेना, भव्य परेड यानी कि वही ग्रांड जो परेड है, परेड को इंग्लिश में भी परेड ही कहते हैं मेरे भाई। ठीक है, भारतीय सेना यानी कि इंडियन आर्मी के विभिन्न रेजिमेंट, रेजिमेंट भी इंग्लिश का ही शब्द है बेसिकली, विभिन्न यानी कि डिफरेंट डिफरेंट हम बोल सकते हैं। ठीक है, वेरियस बोल सकते हैं। वायुसेना यानी कि एयरफोर्स, नौसेना यानी कि नेवी, नेवी को हिंदी में नौसेना और एयरफोर्स को वायुसेना बोला जाता है, आदि सभी, और इंडियन आर्मी को बेसिकली थल सेना बोल देते हैं, मिलिट्री भी बोलते हैं। ठीक है, आदि सभी भाग लेते हैं इस समारोह में। भाग लेने, भाग लेने का मतलब होता है टेक पार्ट, इसके लिए वर्ब होती है टेक, और ये नाउन इसका ऑब्जेक्ट है पार्ट। ठीक है,
तो टेक पार्ट यानी कि हिस्सा लेने के लिए देश के सभी हिस्सों से राष्ट्रीय कैडेट कोर व विभिन्न विद्यालयों के बच्चे आते हैं। समारोह में भाग लेना एक सम्मान की बात यानी कि मैटर ऑफ ऑनर है। सम्मान यानी कि यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं है, ऑनर की बात है, ठीक है। वैसे तो जैसे हम अपने बड़ों का सम्मान कर रहे हैं तो हम उनकी रिस्पेक्ट करते हैं, और जो इस प्रकार का सम्मान होता है उसको ऑनर बोला जाता है भाई, ठीक है। परेड प्रारंभ करते हुए प्रधानमंत्री राजपथ के एक छोर पर एट वन एंड यानी कि छोर, एक छोर पर इंडिया गेट पर स्थित अमर जवान ज्योति यानी कि सैनिकों के लिए एक स्मारक जो होता है, मेमोरियल है, स्मारक यानी कि मेमोरियल पर पुष्पमाला अर्पित करते हैं। इसके बाद शहीद सैनिकों की स्मृति यानी कि रिमेम्बरेंस में 2 मिनट का मौन यानी कि साइलेंस रखी जाती है, ठीक है भाई। आगे देखेंगे, अगर हम इतिहास की बात करें कि क्या इतिहास रहा है रिपब्लिक डे का, क्यों ये 26 जनवरी को ही मनाया जाता है। सन 1929 के दिसंबर में लाहौर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन होता है। अधिवेशन को आप बोल सकते हैं कॉन्फ्रेंस होती है या सेशन होता है, ठीक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में होता है। अध्यक्षता को प्रेसिडेंसी बोल देते हैं। देखो, क्योंकि कांग्रेस के प्रेसिडेंट होते हैं इसीलिए प्रेसिडेंसी बोला जाता है। अगर किसी के चेयरमैन होते तो उसकी चेयरमैनशिप में होता वो, तो प्रेसिडेंसी कह सकते हैं, चेयरमैनशिप में कह सकते हैं। अगर हम कहते हैं कि ये उसके लीडर थे तो उनकी लीडरशिप में होता। तो हर वर्ड के लिए अलग अलग अपने शब्द हैं, ठीक है भाई। मैं पेश करने का मतलब होता है इंट्रोड्यूस करना। तो एक प्रस्ताव उसमें इंट्रोड्यूस किया, उस प्रस्ताव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रेजोल्यूशन, ठीक है। पारित करके इस बात की घोषणा करना यानी कि प्रोनाउंस करना किसी चीज को, प्रोनाउंसमेंट जो हो जाती है। प्रोनाउंस वर्ब है और प्रोनाउंसमेंट उसके लिए नाउन है भाई, ठीक है। की गई कि यदि अंग्रेज सरकार 26 जनवरी 1930 तक भारत को ये स्वायत्तोपनिवेश यानी कि डोमिनियन बोल देते हैं। यानी कि डोमिनियन का मतलब क्या होता है, इसमें ये मतलब होता है कि देखो आप हमारे मतलब टॉप मोस्ट वही रहेंगे लेकिन अपना शासन हम चलाएंगे, हम आपके अधीन हैं लेकिन अपने अंदर अपना शासन चलाना चाहते हैं। ये कहा था कि या तो 30 जनवरी तक ये मान लो, और अगर 30 जनवरी तक आपने नहीं माना तो 30 जनवरी को नहीं, सॉरी, ये 30 जनवरी नहीं, 26 जनवरी को, नॉट 30 जनवरी, 26 जनवरी 1930 तक या तो ये मान लो, और अगर नहीं माना तो 26 जनवरी को हम पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करने लग जाएंगे। तो उनका ये कहना था, यानी कि या तो इस बात को मान लो कि अपने आप से ये कह दो कि ठीक है भाई तुम अपना शासन चलाओ और हम बस अपने मतलब आप हमारे अधीन हैं लेकिन अपना शासन खुद चलाओ, और अगर आप ये नहीं मानते हैं तो हम अपना पूर्ण स्वराज की घोषणा कर देंगे। तो यही ब्रिटिश साम्राज्य का मतलब ब्रिटिश एम्पायर बोल सकते हैं, डोमिनियन हो गया। उसके अलावा स्वशासित यानी कि सेल्फ गवर्निंग, खुद से जो गवर्न करते हैं, खुद से जो गवर्नेंस चलाते हैं। ध्यान दीजिएगा, गवर्न आपकी वर्ब होती है, उसी से आपका एक नाउन बनता है गवर्नेंस। गवर्नेंस यानी कि शासन बेसिकली। उससे एक और नाउन बनता है गवर्नर, जो गवर्न करे वो गवर्नर हो गया, और गवर्निंग आपका एडजेक्टिव बन जाता है, ठीक है। इकाई बन जाने उस दिन भारत की पूर्ण स्वतंत्रता यानी कंप्लीट इंडिपेंडेंस, या हम फुल इंडिपेंडेंस की बात कर सकते हैं, के निश्चय की घोषणा की। कहा कि या तो ये कर दो नहीं तो हम भाई साहब ये करेंगे। और अपना सक्रिय आंदोलन यानी कि एक्टिव मूवमेंट, आंदोलन को हम मूवमेंट बोलते हैं इंग्लिश में, आरंभ किया। जैसे कि क्विट इंडिया मूवमेंट आपने सुना होगा, क्विट यानी कि छोड़ो और इंडिया यानी कि भारत, तो भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, ठीक है। तो उस दिन से 1947 में स्वतंत्रता प्राप्त होने तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस यानी कि इंडिपेंडेंस डे के रूप में मनाया जाता रहा। तो जब से उस दिन से लेके और जब तक आज़ाद हुए तब तक 26 जनवरी ही हमारा स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था कांग्रेस के द्वारा, ठीक है। इसके पश्चात स्वतंत्रता प्राप्ति जब हो गई, हमने जब स्वतंत्रता को गेन कर लिया या अटेन कर लिया, ठीक है, जब स्वतंत्रता को पा लिया, के वास्तविक दिन यानी कि 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में स्वीकार किया गया। तो एक्सेप्ट कर लिया गया कि 15 अगस्त अब से स्वतंत्रता दिवस है। तो 26 जनवरी कहाँ गई भाई? जिस चीज को हमने 15-17 साल तक माना तो उसको कुछ तो वैल्यू करनी चाहिए। 17 साल तक हम इस दिन स्वतंत्रता दिवस मना रहे थे, तो क्या किया गया फिर? भारत के स्वतंत्र हो जाने के बाद संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की घोषणा हुई और इसने अपना कार्य 9 दिसंबर 1946 से आरंभ कर दिया। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य क्या होता है ये मानेंगे, ये आपकी हिस्ट्री थी। इतिहास क्या था? उद्देश्य होता है गणतंत्र दिवस मनाने का मुख्य उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव, उद्देश्य यानी कि ऑब्जेक्टिव,
यह है कि 26 जनवरी 1950 को पूरे 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगाकर बनाया गया जो संविधान हमारा था, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है, उसको लागू किया गया था और हमारे देश भारत को पूर्ण गणतंत्र यानी कि फुल रिपब्लिक होने का दर्जा मिला, उनको घोषित किया गया। हालांकि संविधान के बहुत सारे पार्ट 26 नवंबर को ही लागू कर दिए गए थे, लेकिन सारे नहीं किए थे। अब समारोह कैसे कैसे होता है, क्या क्या उसमें होता है, ये भी बता देते हैं थोड़ा। इस दिन हर भारतीय अपने देश के लिए प्राण देने वाले अमर सपूतों को श्रद्धांजलि यानी कि ट्रिब्यूट अर्पित करते हैं। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या होती है आपकी, आप कह सकते हैं लास्ट इवनिंग जो होती है ना, उसको बोल देते हैं पूर्व संध्या। और इवनिंग भी ना बोल के कई बार इसको ईवीई लिख देते हैं सिर्फ, उससे भी काम चल जाता है। ठीक है, तो इसको बोल देते हैं। पर राष्ट्रपति राष्ट्र के नाम संदेश देते हैं यानी कि एड्रेस देते हैं। एड्रेस का मतलब पता नहीं दे रहे हैं। एड्रेस एक वर्ब होती है जिसका मतलब होता है संबोधित करना, और एड्रेस को नाउन के रूप में भी यूज कर लेते हैं जिसका मतलब होता है किसी का संबोधन। ठीक है, स्कूलों कॉलेजों आदि में कई कार्यक्रम यानी कि प्रोग्राम आयोजित किए जाते हैं, हेल्ड किए जाते हैं। भारत के राष्ट्रपति दिल्ली के राजपथ पर भारतीय ध्वज फहराते हैं। राजधानी दिल्ली में बहुत सारे आकर्षक यानी कि अट्रैक्टिव और मनमोहक यानी कि फैसिनेटिंग, मनमोहक के लिए फैसिनेटिंग कह सकते हैं, अट्रैक्टिव और ये सेम ही बात है। ठीक है, एल्यूरिंग कह सकते हैं, एंटाइसिंग कह सकते हैं। ठीक है, सो बहुत सारे वर्ड्स इसके लिए होते हैं। तो फैसिनेटिंग कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। फैसिनेट बेसिकली एक वर्ब होती है और इसका आईएनजी फॉर्म बना के एक पार्टिसिपल बना के एडजेक्टिव बनाया गया है, फैसिनेटिंग। सेम अल्यूर करना एक वर्ब होती है, उसका एडजेक्टिव बनाया जाता है अल्यूरिंग। अपील करना एक आपकी वर्ब होती है, उसका एडजेक्टिव फॉर्म बनाया जाता है अपीलिंग। सो इस प्रकार से ही बनाए जाते हैं। मनमोहक, जो मन को मोह ले, फैसिनेटिंग। ठीक है, किए जाते हैं। दिल्ली को अच्छी तरह सजाया जाता है, सजाए जाने यानी कि डेकोरेट किया जा रहा है बढ़िया तरीके से। ठीक है, ऑर्नेट भी बोल देते हैं इसके लिए। ठीक है, कर्तव्य पथ यानी कि पाथ ऑफ ड्यूटी, जिसको राजपथ का जो ऑफिशियल नाम है बेसिकली ये कह सकते हैं हम, पर बड़ी धूमधाम से परेड निकलती है जिसमें विभिन्न प्रदेशों और सरकारी विभागों की झांकियों के लिए बोलते हैं टैब्लूज। ठीक है, ये प्लूरल फॉर्म है, यहाँ पे एस हटा दोगे तो इसकी सिंगुलर फॉर्म मिल जाएगी, झांकी। ठीक है, होती हैं। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली में 26 जनवरी की परेड देखने आते हैं। टीवी पे भी हम लोग, आप लोग सभी देखते ही हैं। आगे अगर हम बात करें, भारतीय सेना अस्त्र शस्त्र यानी कि आर्म्स एंड अम्यूनिशन का प्रदर्शन करती है। 26 जनवरी के दिन धूमधाम से राष्ट्रपति की सवारी यानी कि कैरावान जो बोल देते हैं निकाली जाती है तथा बहुत से मनमोहक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। देश के हर कोने में जगह जगह ध्वजवंदन यानी कि अनफर्लिंग ऑफ द फ्लैग, अनफर्लिंग द फ्लैग होता है और कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। विश्व भर में फैले हुए भारतीय मूल यानी कि इंडियन ओरिजिन के जो लोग हैं तथा भारत के दूतावास को इंग्लिश में एम्बेसी कहते हैं, भी गणतंत्र दिवस को हर्षोल्लास यानी कि रिजॉइसिंग, रिजॉइस बेसिकली आपकी क्या है वर्ब होती है, उसका रिजॉइसिंग कर दिया है। रिजॉइस यानी कि खुश होना, खुशियां मनाना के साथ मनाते हैं। भारत के हर कोने में, मतलब हर कोने कोने में मनाया जाता है और देश के प्रति एक नई उमंग देखने को इसमें मिलती है। महत्व क्या है? प्रत्येक भारतीय नागरिक यानी कि सिटीजन के लिए गणतंत्र दिवस बेहद महत्वपूर्ण यानी कि इंपॉर्टेंट दिन है। यह अवकाश भारत के राष्ट्रीय उत्सवों में से एक, ये अवकाश रहता है इस दिन और राष्ट्रीय उत्सवों में से एक है। ठीक है, हर किसी में देशभक्ति यानी कि देशभक्ति के लिए आपका वर्ड आता है पेट्रोइटिज्म। क्या आता है? पेट्रोइटिज्म की भावना जगाता है। यह उन अवसरों में से एक है जो युवा पीढ़ी बोले तो मेरे भाई यंग जनरेशन को हमारी अद्भुत यानी कि अमेजिंग भारतीय विरासत के लिए वर्ड होता है हेरिटेज। ठीक है, हेरिटेज और संस्कृति यानी कि कल्चर से परिचित कराने में सहायता करता है। यह वह दिन है जिस दिन हम उन महान नेताओं और स्वतंत्रता योद्धाओं का सम्मान यानी कि ऑनर करते हैं, उनको हम रिस्पेक्ट अपनी दे रहे होते हैं, हम होमेज दे रहे होते हैं, जिन्होंने देश की रक्षा में अपना जीवन बलिदान कर दिया यानी कि सैक्रिफाइस कर दिया। गणतंत्र दिवस हमें एकजुटता यानी कि यूनिटी का मूल्य भी सिखाता है। यह दिन हमें बताता है कि एकजुट होकर लोगों ने ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ संघर्ष किया। संघर्ष के लिए इंग्लिश में स्ट्रगल आपका शब्द होता है। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन करना यानी कि सपोर्ट किया, जिससे शक्तिशाली यानी कि पावरफुल
ब्रिटिश शासन की नींव यानी कि बेस जो है पूरा हिल गया। महात्मा गांधी के अहिंसा आंदोलन, जिसको नॉन वायलेंस मूवमेंट भी बोला जाता है, ने हमें सिखाया कि बिना बल यानी कि फोर्स प्रयोग या खून बहाए अपने से कहीं अधिक शक्तिशाली प्रतिद्वंदी यानी कि ओपोनेंट पर कैसे काबू यानी कि कंट्रोल पाया जा सकता है। संविधान यह सुनिश्चित करता है यानी कि यह कंफर्म करता है कि देश में कोई जाति, पंथ या धार्मिक भेदभाव यानी कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन न हो, और गणतंत्र दिवस इसकी याद दिलाता है यानी कि हमें रिमाइंड करता है। तो ये भाई इस तरीके से अब सारी चीज़ें हमने जानी। बाकी भाई कैसी लगी वीडियो जरूर बताइएगा। बहुत ज़बरदस्त तरीके से मेहनत करके हमने ये वीडियो बनाई है आप लोगों के लिए। ऐसी ही बहुत सारी वीडियोज हम वोकैब वंडर्स पे भी डालते रहते हैं। एक दो वीडियो हमारी और रिपब्लिक डे के ऊपर वोकैबुलरी की आएगी। एक वीडियो हम लाएंगे पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में से जितने ऐसे वर्ड्स हैं जो आपको जानने चाहिए, जिनकी इंग्लिश आपको पता होनी चाहिए, जिनका मीनिंग आपको पता होना चाहिए, वो सभी वर्ड्स की एक वीडियो बहुत जल्द आपको मिलेगी। उसके अलावा बहुत सारी वीडियोज हम और भी ला रहे हैं आप लोगों के लिए। उसके अलावा भी आईबी का एग्जाम हुआ है, उसकी वीडियो आपको दे देंगे। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपकी रहेंगी, और अब से जो भी मेरी क्लासेस यूट्यूब पे आएंगी रैंकर्स गुरुकुल यूट्यूब चैनल पर, वो दोपहर 2 बजे से आया करेंगी। बहुत जल्द कुछ नया स्टार्ट करेंगे, बहुत जल्द कुछ बड़ा स्टार्ट करेंगे। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। बाकी भाई हमारी ये 2 किताबें आप अमेजॉन फ्लिपकार्ट से मंगा सकते हैं। वोकैब संजीवनी कंप्लीट वोकैबुलरी के लिए, कॉम्प्रीहेंशन क्रांति आपके कंप्लीट कॉम्प्रीहेंशन के लिए बहुत ज़बरदस्त दोनों किताबें हैं, बहुत ज़बरदस्त तरीके से लिखी गई हैं। ठीक है, बाकी ये वोकैब संजीवनी को हम कंप्लीटली यूट्यूब पे भी पढ़ाते हैं ट्रिक के माध्यम से, तो आप इसका इसलिए भी फ़ायदा उठाएं। बाकी किताबें आप पाओगे कि आपको कोई पढ़ाने वाला नहीं है, लेकिन इस किताब को आपको पढ़ाया जाएगा, सिखाया जाएगा और याद कराया जाएगा ट्रिक के माध्यम से। कुछ बच्चे जो बैच के बारे में पूछते रहते हैं, तो भाई ये इंग्लिश वीओडी बैच आरजी विक्रमजीत ऐप पे अवेलेबल है, सिर्फ 699 यानी कि 699 रुपए के प्राइस में, लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ। इसमें अपडेटेड क्लासेस, क्लासरूम नोट्स, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट, सारे पीवाईक्यू सॉल्यूशन के साथ, 150 से भी ज़्यादा मॉक टेस्ट, 500 से भी ज़्यादा क्विज, ये सारी चीज़ें आपको इसमें मिल जाती हैं। ग्रामर, वोकैब और कॉम्प्रिहेंशन तीनों का कंप्लीट पैकेज ये है। रिकॉर्डेड बैच अवेलेबल है। इसी प्रकार से आरजी विक्रमजीत ऐप पे हमारा लाइव बैच भी होता है इंग्लिश का, और उसके अलावा एक कॉम्बो बैच होता है। कॉम्बो बैच की खास बात मेरे भाई ये रहती है, मैथ्स आदित्य रंजन सर मतलब ज़बरदस्त तरीके से, रीजनिंग विक्रमजीत सर कहने की भी ज़रूरत नहीं, रीजनिंग गुरु हैं वो, और बाकी पूरी जीके जीएस की टीम हमारी ज़बरदस्त तरीके से, मैं इंग्लिश पूरे उसमें पढ़ाता हूँ। बाकी इसके अलावा अगर वीओडी बैचेस की बात की जाए तो ये भी हर सब्जेक्ट के अवेलेबल है, मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का, जीएस का, तो आप वो सभी भी चेकआउट कर सकते हैं। बाकी भाई आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो की जो पीडीएफ है आपको रैंकर्स गुरुकुल ऑफिशियल और इंग्लिश बाय प्रशांत सर दोनों ही टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, और शेयर करना अपने दोस्तों के साथ। इसी प्रकार की और वीडियोज़ देखने के लिए चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें, लाइक और शेयर कर दें, और मिलेंगे भाई अगली वीडियो में। बाकी आप सभी लोगों को एडवांस में ही गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। जय हिंद, जय भारत।